डियर स्टूडेंट, मैं मनोज चौधरी आपका स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में। बच्चों, इस लेक्चर में अपन डील करने जा रहे हैं इम्यून डिसफंक्शन। यानी कि अपन ने देखा था इम्यून सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का इम्यून सिस्टम होता है। अगर बच्चों वो इम्यून सिस्टम आपका किसी भी कारणवश काम करना बंद कर दे या फिर उसमें कोई भी डिस्ट्रोफी हो जाए तो क्या होगा। क्लियर ना? तो इस लेक्चर में अपन वो सारी चीजें देखेंगे कि कैसे आप इम्यून सिस्टम को, अगर कोई भी डिस्ट्रोफी हो जाती है या फिर उसमें कोई भी साइड इफेक्ट आता है तो कितने टाइप्स की डिजीज हो सकती है। तो मैं अगर इम्यून डिसफंक्शन की बात करूं तो बच्चों इसको अपन ने 3 टाइप में डिवाइड किया है। यानी 3 तरह की डिजीज आपको होगी या फिर 3 तरह का यहाँ पर आपको सिम्टम्स बोल सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ डिजीज यहाँ पर बोल सकते हैं। जिसमें मैं सबसे पहले अगर बोलूं तो उसमें आ जाएगी आपकी एलर्जी। एलर्जी एक तरह का इम्यून डिसफंक्शन है। यानी कि मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, अलग अलग टाइप्स की अगर अपन बात करें डिजीज में, तो सबसे पहली जो आपके टाइप है वो है एलर्जी। इम्यून डिसफंक्शन में सबसे पहले एलर्जी, उसके बाद में अपन बात करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इम्यून डिसफंक्शन में अपन दूसरा देखेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है डिटेल में अपन देखने वाले हैं। और सबसे लास्ट अपन बात करते हैं वो है इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाए उस केस में क्या हो सकता है, किस टाइप की डिजीज हो सकती है, वो सारी चीजें अपन जानेंगे। तो 3 पार्ट में अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले अपन एलर्जी की बात करेंगे, दूसरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और तीसरा है इम्यून डेफिशिएंसी। क्लियर? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूं एलर्जी। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बच्चों एलर्जी के बारे में। तो ये देखो, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एलर्जी क्या है। तो मैंने कहा एलर्जी एक तरह की इनएप्रोप्रिएट इम्यून रेस्पॉन्स है। एलर्जी एक तरह का इनएप्रोप्रिएट इम्यून रेस्पॉन्स है, मतलब होना नहीं चाहिए। आपका इम्यून सिस्टम इसको प्रीफर नहीं करता है। इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट ये सारी चीजें होती है जिसमें अपन एलर्जी बोल रहे हैं। एलर्जी क्या होती है? मैंने बोला एलर्जी इनअप्रोप्रिएट इम्यून सिस्टम है। इसमें इन्फ्लामेशन जैसी कुछ कंडीशन हो जाती है और इसके अलग अलग सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। सिम्टम्स जैसे स्नीजिंग हो रही है, छींक आ रही है, चीखना, कफिंग भी इसमें एलर्जी की वजह से हो सकता है। जैसे अस्थमा एक एलर्जी का रीजन है, और आपकी स्किन का रेडनेस हो जाना ये भी एक एलर्जी है। तो अलग अलग टाइप्स की एलर्जी हो सकती है और अलग अलग टाइप्स के इसमें पैथोजन होते हैं। यानी कि अगर मैं ऐसे सिंपल भाषा में बोलूं कि एलर्जी कोज करने वाले एजेंट्स को क्या बोलेंगे, तो उसको एलर्जन बोलते हैं। तो जिस टाइप का एलर्जन होगा उसी टाइप की आपके अलग अलग सिम्टम्स क्रिएट हो सकता है। क्लियर ना? तो यहां पर मैंने बोला है एलर्जी कोजिंग एजेंट जो है बच्चों उसको एलर्जन बोलते हैं। और इस केस में ये जो एलर्जन होते हैं ये आपकी इम्यूनिटी के अंदर जो आईजीई एंटीबॉडी होती है बच्चों, इसको सिक्रीट कराता है। आईजीई एंटीबॉडी को एलर्जन सिक्रीट कराता है। अच्छा, एलर्जन क्या हो सकता है? तो ये देखो, एलर्जन कोई डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कोई डस्ट पार्टिकल एलर्जन हो सकता है, कोई बायोमोलिक्यूल्स हो सकता है, कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट बोलेंगे, कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है। जैसे वायरस की बात कर दूं मैं, बैक्टीरिया की बात कर दूं, ये भी एज ए एलर्जन यूज हो सकता है या फिर एज ए एलर्जन ये हो सकता है बच्चों। क्लियर? अब होगा क्या इस केस में? अगर मैं बोलूं जैसे ही एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर करता है, आपकी बॉडी की आईजीई एंटीबॉडी जो है वो सिक्रीट होगी। आईजीई एंटीबॉडी आपके बॉडी के अंदर जो बी प्लाज्मा सेल्स है वो सिक्रीट करती है। और ये आईजीई एंटीबॉडी क्या करेगी, आपके कुछ सेल्स है बॉडी के अंदर जिसे बोलते हैं मास्ट सेल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। फिर बोल रहा हूं मैं, कुछ सेल्स की यहाँ पर कैटेगरी बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने बोला है, सबसे पहले अपन बात करते हैं मास्ट सेल। दूसरा यहाँ पर है बेसोफिल। ये कुछ सेल्स है बच्चों जो एलर्जी कोज करवाती है, बेसोफिल्स। और तीसरा है यहाँ पर इओसिनोफिल्स। क्लियर? इन तीनों सेल्स के ऊपर आईजीई एंटीबॉडी का रिसेप्टर होता है। जैसे मैंने बोला ये मास्ट सेल्स है, ये मैंने बोला मास्ट सेल है, और इस मास्ट सेल्स के ऊपर आईजीई एंटीबॉडी आकर बाइंड करती है। ये यहाँ पर एंटीबॉडी आकर बाइंड होगी। जैसे ही आईजीई एंटीबॉडी आकर बाइंड करती है, मास्ट सेल्स को पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में कोई एलर्जन आ चुका है। आईजीई एंटीबॉडी जैसे ही मास्ट सेल्स पर आकर बाइंड करेगी, मास्ट सेल्स को पता लगेगा कि कोई एलर्जन आ चुका है। तो बच्चों, इस मास्ट सेल्स के अंदर ऐसा क्या होता है जो आगे जाकर एलर्जी कोज करवाता है? तो मैंने कहा इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ टॉक्सिक मैटर भी बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं बोलूं यहाँ पर कौन कौन से केमिकल्स इसके अंदर होंगे, तो आप बोलेंगे कि सर इसके अंदर होता है हिस्टामाइन। मैंने यहाँ पर लिखा क्या क्या होगा इसके अंदर, आप बोल रहे हो सर इसके अंदर हिस्टामाइन होता है, इसके अंदर सेरोटोनिन होता है, इसके अंदर हिपेरिन होता है। ये कुछ केमिकल्स इसके अंदर होते हैं जो ये सिक्रीट करने वाली है मास्ट सेल्स। कब करेगी? जैसे ही एलर्जन आएगा, आईजीई एंटीबॉडी अगर बाइंड होगी और ये पर्टिकुलर केमिकल्स यहाँ पर सिक्रीट होने वाले हैं। क्लियर ना? अब अपन देखते हैं कि सर
ये एलर्जन, ये जो आप सेल्स की बात करते हैं, मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स, ये किस टाइम पर एक्टिवेट होगी और फिर कौन सी सेल्स यहाँ पर एक्टिवेट होने वाली है, वो अपन देखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अपने को एक बार टाइप्स देखना होगा कि एलर्जी कितने टाइप्स की हो सकती है। तो मैंने कहा डिपेंड्स ऑन एलर्जन, एलर्जन पर डिपेंड करती है कि वो आगे फर्दर कितने टाइप्स की एलर्जी आपको कोज कर सकती है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले बताया अस्थमा, ये भी एक तरह की एलर्जी होती है बच्चों। फीवर भी एक तरह की क्या है, एलर्जी है। एनाफाइलेटिक शोक, एनाफाइलेटिक शोक क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एनाफाइलेटिक शोक भी एक तरह की एलर्जी है। तो ये मैंने यहाँ पर 3 टाइप्स आपको बताने की कोशिश की है, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो यहाँ पर अस्थमा, फीवर, एनाफाइलेटिक शोक, ये एलर्जी के टाइप्स हैं। इनके केस में क्या होता है, जैसे मैंने बोला अस्थमा के केस में क्या होता है, मैंने कहा अस्थमा के केस में आपके बॉडी सिस्टम से या फिर जो आपकी मास्ट सेल्स है वो हिस्टामाइन सिक्रीट कर रही है। यहाँ पर देखो हिस्टामाइन की अगर मैं बात करूं, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, इसमें से ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। तो देखो प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। मैंने कहा सबसे पहले आपकी बॉडी में क्या आएगा, एलर्जन आएगा। एलर्जन जैसे ही बॉडी के अंदर आएगा, आईजीई एंटीबॉडी सिक्रीट होगी, ये मास्ट सेल्स पर जाकर एक्टिवेट हो रही है और मास्ट सेल्स ने हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपेरिन का सिक्रेशंस किया है। तो सर ये करते क्या है, चलो इधर देख ले रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है हिस्टामाइन क्या करेगा, तो अस्थमा के केस में हिस्टामाइन क्या करवा रहा है, तो मैंने कहा हिस्टामाइन को एक तरह से अपन वैसोडाइलेटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैसोडाइलेटर। और इसका दूसरा काम होता है ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, या फिर इसको बोला मसल्स कॉन्ट्रैक्टर, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्लियर ना, वैसो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा लेकिन मसल्स को क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दैट मींस अगर मैं अस्थमा की बात करूं तो इस केस में क्या होता है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अस्थमा एक तरह की एलर्जी है, उसमें ब्रीदिंग कैसे क्रिएट होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है कि आप सांस इनहेलेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप फोर्सफुली इनहेलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी नहीं कर पा रहे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपका जो रेस्पिरेटरी ट्री है उसमें आपका जो कंडक्शन जोन है उसमें भी, अगर मैं मेनली बोलूं वहां पर ब्रोंक्यूल्स, अगर मैं ब्रोंक्यूल्स की बात करूं तो बच्चों ब्रोंक्यूल्स का जो डायामीटर होता है वो नेरो हो जाता है। और ये ब्रोंक्यूल्स का डायामीटर नेरो किसने किया है, हिस्टामाइन ने किया, क्योंकि ये है ना मसल्स कॉन्ट्रैक्टर है। तो अस्थमा के केस में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग क्यों होती है, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिख सकते हैं इसको, यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा जैसे ही आप रेस्पिरेटरी ट्री की बात करते हैं और उसमें जो ब्रोंक्यूल्स होता है बच्चों उसका डायमीटर नेरो हो जाता है हिस्टामिन की वजह से, तो उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट होगी अस्थमा के अंदर। तो अस्थमा एक तरह की एलर्जी है। तो सर क्या करें इसके ट्रीटमेंट में, अपन उसको एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स देते हैं ताकि वहां पर पर्टिकुलर जो ब्रोंक्यूल्स है उसका डायमीटर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, क्योंकि डायमीटर नेरो किसने कर रखा था, हिस्टामाइन ने कर रखा था। क्लियर ना। फीवर, रेडनेस ऑन स्किन, ठीक है, फीवर के क्या सिम्टम्स है, जैसे फीवर हो जाती है एलर्जी की वजह से, और जैसे मैंने बोला कुछ पॉलन ग्रेन से वो आपको फीवर कोज करवा सकते हैं, स्नीजिंग करवा सकते हैं, उसकी वजह से भी फीवर हो सकती है। तो इसका सिम्टम्स आप देखेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कोई स्टिंग, कोई काटा, या फिर पर्टिकुलर प्लांट्स के टच में आप आए उसकी वजह से भी आपको एलर्जी हो गई, आपकी बॉडी पे पूरी पूरी रेडनेस हो गई है, तो ये भी एक तरह की एलर्जी है बच्चों। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एनाफाइलेटिक शॉक। क्या होता है एनाफाइलेटिक शॉक, कुछ ऐसे समझो कि अगर आप किसी भी गार्डन में घूमने गए हो और किसी पेड़ के नीचे आप बैठे हो, ट्री के नीचे, और आपको पता नहीं है कि उस ट्री के ऊपर वहां पर हनी बी का पूरा पूरा ग्रुप यानी कि हाइव लगा हुआ है, छाता जिसे अपन बोलते हैं वो लगा हुआ है, और इन केस वहां पर आपने कुछ भी ऐसी कुछ एक्टिविटी करी जिसके थ्रू उनको हार्म पहुंच रहा है। अब एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आप नीचे उस पेड़ के जस्ट नीचे बैठ के वहां स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग करेंगे तो वहां से धुआं निकलेगा और धुआं जाएगा हनी बी के पास में, उनको ऐसे लगेगा कि मेरा एनिमी यहाँ पर घूम रहा है कहीं ना कहीं, तो वो सडनली क्या करेगी बच्चों, आप पे अटैक करेगी, मतलब जो भी वहां पर बैठा उस पे अटैक करेगी। अगर हनी बी उस पे अटैक कर रही है तो हनी बी ने क्या करवाया है वहां पर बहुत सारा, जैसे ही हनी बी बाइट करती है, बाइट करते ही उसमें इन्फ्लामेशन कोज होगा, यानी कि वो जो आपने आप उस टॉक्सिक मैटर की बात करते हैं, जो भी उसने डंक लगाया उसकी वजह से भी उसमें एलर्जी हो सकती है। और पूरी बॉडी के अंदर अगर उसने ओवरऑल पूरी बॉडी पे डंक लगा दिया उसने, ऐसे समझो, तो जिस जहां उसने डंक लगाया है, जहां पर उसने बाइट किया है, वहां पर वैसोडाइलेशन हो जाएगा। वैसोडाइलेशन क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना मास सेल्स एक्टिवेट हो जाएगी, पूरी बॉडी की मास सेल एक्टिवेट हो जाएगी और वहां पर हिस्टामाइन सिक्रीट होगा और वो वैसोडाइलेशन कर देगा। बच्चों जैसे ही वैसोडाइलेशन हो जाएगा उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और आपको पता है अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि बिना ब्लड सर्कुलेशन वो जिंदा नहीं रह पाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो सकती है। तो एनाफाइलेटिक शॉक में अगर एक्सेसिव बाइटिंग हो गई हनी बी की तो उसकी डेथ हो सकती है।
क्लियर ना? तो ये तीनों टाइप्स अपन ने कवर किए हैं एलर्जी के अंदर। अब सर मास्ट सेल्स के बारे में तो आपने बता दिया, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स के बारे में बता दो। देखो बेसोफिल्स की मैं बात करूं, ये भी एक मास्ट सेल्स की तरह एक्टिवेट होती है, लेकिन कुछ केस में कुछ कंडीशंस होती है तब बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स एक्टिवेट होंगे। यहाँ पर मैं अगर इयोसिनोफिल्स की बात करूं तो इयोसिनोफिल्स कब एक्टिवेट होगी? मान लो आपने कुछ कंटामिनेटेड फूड खा लिया और उसमें कुछ पैरासाइट्स या फिर हेलमिंथीज उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो भी आपके अंदर एलर्जी कोज करवा सकता है। अगर आपने कुछ कंटामिनेटेड फूड इंटेक किया है तो वो एलर्जी कोज करवा सकता है। यानी कि उसके अंदर अगर पैरासाइट है, जैसे मैं बोलूं उसके अंदर वॉर्म्स है, एस्केरिस, जैसे एस्केरिस की अगर बात करें, उसके अंदर कुछ भी ऐसे पैरासाइट्स हैं वो इंटर कर चुके हैं, तो उस केस में आपकी इयोसिनोफिल्स की नंबर बढ़ जाएगी। इयोसिनोफिल्स वहां पर एक्टिवेट होती हैं, उनको फिर पर्टिकुलर पैरासाइट्स को एलिमिनेट करने का फंक्शन होता है किसका? इयोसिनोफिल्स का। तो इयोसिनोफिल्स ओनली हेलमिंथीज के केस में एक्टिवेट होती है। अगर कोई भी हेलमिंथीज आपकी बॉडी में एंटर करता है तो इयोसिनोफिल्स की नंबर बढ़ जाती है। तो ये सारी की सारी, और बेसोफिल्स की अगर मैं बात करूं, मास्ट सेल्स की तरह ये भी बेसोफिल्स की अगर अपन बात करें तो नॉर्मल एलर्जन रिएक्शंस में बेसोफिल्स की नंबर बढ़ जाती है। क्लियर ना? लेकिन इयोसिनोफिल्स स्पेसिफिक है ओनली फॉर हेलमिंथीज। क्लियर ना? चलो आगे बढ़े। तो एलर्जी अपना खत्म होता है। एलर्जी में मैंने मतलब मेन जो प्रॉपर जो एक मैकेनिज्म होती है वो मैंने आपको बताई है। और भी अगर इसकी डिटेल देखें तो बहुत ज्यादा, इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करूं तो इंटरनली बहुत बड़ी मैकेनिज्म इसकी होती है जो अपन यहाँ पर डील नहीं कर रहे हैं। क्लियर ना? अपने को बस कॉन्सेप्ट समझना है कि एलर्जी में होता क्या। तो एलर्जी में आपकी मास्ट सेल्स एक्टिवेट होती है जो आईजीई एंटीबॉडी सिक्रेट कराती है। अगर आपको कोई पूछे कि एलर्जी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी की अमाउंट बढ़ जाएगी या फिर कौन सी एंटीबॉडी जो है वो एलर्जी कोज करवाती है, तो उसका आंसर जाएगा आईजीई एंटीबॉडी। आईजीई एंटीबॉडी को किसने सिक्रेट करवाया? एलर्जन ने। एलर्जन क्या हो सकता है मैंने बता दिया। एलर्जन कोई डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है, कोई केमिकल एजेंट हो सकता है। बायोलॉजिकल, डस्ट पार्टिकल, कोई केमिकल, केमिकल भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूं। क्लियर ना बच्चों? चलिए आगे बढ़े। आगे देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, इसको समझो। पहला एलर्जी अपन ने खत्म किया, दूसरा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो बच्चों ऐसे समझो, आप ही का कोई, आपने मान लो कोई डॉगी आपने पाल रखा आपके घर में, और वो आपने इसलिए उसको केयरिंग करते हो ताकि वो आपको एनिमी से प्रोटेक्ट करवाए, या जो भी वहां पर आपकी सराउंडिंग जो भी एनिमीज है उससे आपको प्रोटेक्ट करवाए, ऐसे समझो आप। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए डॉगी को पाल रखा है, डॉगी को आप कैरी कर रहे हैं आपकी सेफ्टी के लिए, लेकिन मानो अगर वही आप ही का डॉगी आप ही को काटने लग जाए तो फिर कैसा होगा? तो ऐसे ही समझो, सेम ऐसी चीज समझो कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आप ही के ऊपर हैवी हो जाए तो फिर वो एक तरह का तो डिसऑर्डर हो जाएगा, तो आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है उस केस में। क्लियर ना? तो इसमें आप देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि आप ही का इम्यून सिस्टम आप ही के अगेंस्ट, आप ही के बॉडी पार्ट्स के अगेंस्ट क्या करने लग जाए, वहां पर रिएक्शन करने लग जाए। तो इस टाइप में अगर वो रिएक्शन करता है तो फिर डिसऑर्डर हो जाएगा या फिर पर्टिकुलर डिजीज उसको हो सकती है। बच्चों इस तरह की डिसऑर्डर को बोलते हैं अपन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपको पता है आपका इम्यून सिस्टम किसी और फॉरेन पार्टिकल्स के लिए एक्टिवेट होना चाहिए था, लेकिन वो सेल्फ पार्टिकल आपके खुद के ही बॉडी पार्ट्स के अगेंस्ट क्या करने लग जाता है, एक्टिविटीज को करने लग जाता है। क्लियर ना बच्चों? तो इस टाइप की डिजीज को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो देखो इसमें क्या है, इन दिस केस एंटीबॉडी विल फॉर्म अगेंस्ट सेल्फ पार्टिकल्स। आप सेल्फ पार्टिकल्स क्या हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई ऑर्गन, या फिर कोई भी बॉडी का पार्ट हो सकता है। ये भी बच्चों अलग अलग टाइप्स की है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अपन बहुत सारे टाइप्स यहाँ पर देखने जा रहे हैं। पहला जो टाइप मैंने यहाँ पर बताया ना वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। अगर आपसे कोई पूछता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस किस टाइप का इम्यून डिसफंक्शन है, तो आप बताएंगे कि ये ऑटो इम्यून डिसफंक्शन है। क्या बताएंगे आप? ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसफंक्शन है या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। चलो इसमें पहला एग्जांपल अपन देखने जा रहे हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्लियर ना? देखो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनती है, वो एंटीबॉडी फॉरेन पार्टिकल के लिए बनने वाली थी, लेकिन वो आप ही के बॉडी के किसी पार्ट से, बॉडी पार्ट से, बॉडी के किसी सेल के अगेंस्ट बनने लग गई, तो उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोले ना। तो अब अपन देखेंगे सर इसमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बन रही है, मतलब मेनली आपको देखना क्या है कि एंटीबॉडी जो है वो आप ही के बॉडी ऑर्गन्स के अगेंस्ट बन रही है, तो वो किसके अगेंस्ट बन रही है। तो सबसे पहले अपन मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करेंगे, तो आपके माइंड में एक चीज क्लिक होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें एंटीबॉडी बनेगी और वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अगेंस्ट बनेगी या फिर पर्टिकुलर सेल्स या फिर पर्टिकुलर टिश्यू के अगेंस्ट बनने वाली है। तो जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता क्या है कि आपका जो न्यूरॉन्स होता है ना, न्यूरॉन सेल्स की अगर मैं बात करूं, ये देखो न्यूरॉन्स, क्लियर ना? ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूं। अलग अलग टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों।
तो ये देखो, ये डायग्राम अपन देख पा रहे हैं, ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है बच्चों। और मैंने ये जो न्यूरॉन यहाँ पर ड्रॉ किया है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है, और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में भी मैंने यहाँ पर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है और एक तरह का माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है बच्चों। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड क्या होता है, ये आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। वहां पर आपने देखा होगा जैसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में आपने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स वहां पर पढ़े होंगे, अलग अलग टाइप्स के, जैसे एपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, ठीक है, स्यूडोपोलर, मल्टीपोलर, ये अलग अलग टाइप्स के न्यूरॉन्स पढ़े होंगे। और वहां पर आपने माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी पढ़ा होगा। बच्चों माइलिनेटेड का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग होती है। ये मैंने यहाँ पर ब्लू कलर की जो यहाँ पर कवरिंग ड्रॉ की है, ये माइलिन शीथ की कवरिंग होती है। एक्चुअल में माइलिन शीथ का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट फेट से वो बना होता है। तो बच्चों ऐसे समझो, ये जो माइलिन शीथ है ना, ये इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि आयंस को डिफ्यूज नहीं करने देती है, या फिर जो कंडक्शन है वो सॉल्टेटरी कंडक्शन ये फॉर्म करती है। क्लियर ना? तो देखो इसमें होता क्या है, जो एंटीबॉडी बनती है, अच्छा इसमें क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एंटीबॉडी बन जाती है आपकी स्माइलिन शीथ के अगेंस्ट। तो ये तो बहुत खराब बात है ना, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर एंटीबॉडी अगर माइलिन शीथ के अंदर बन जाएगी तो फिर न्यूरॉन्स में क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। न्यूरॉन्स का जो पार्ट है वो पार्टिकुलर से ऐसे बोल सकते हैं कि सिग्नल में कहीं ना कहीं देरी हो जाएगी, सिग्नल डिले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी माइलिन शीथ ही क्या हो गई है, यहाँ से रप्चर हो चुकी है, उसको डिग्रेड कर दिया गया है एंटीबॉडी के थ्रू। तो इस केस में पैरालाइसिस भी हो सकता है। पैरालाइसिस कब हो सकता है कि मान लो सिग्नल कन्वे होने में टाइम लग रहा है, पैरालाइसिस हो भी, अगर हम पैरालाइसिस की बात करें तो बच्चों अगर कंप्लीटली न्यूरॉन अगर खत्म हो गया है तो उस केस में पैरालाइसिस हो सकता है। लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा सिग्नल का डिले हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंपल्स का जो रेट थी, जो स्पीड थी, वो डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइलिन शीथ के अगेंस्ट क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख सकता हूं, इन दिस केस एंटीबॉडी विल फॉर्म अगेंस्ट माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन। क्लियर ना? बस ये चीज याद रखनी है आपको, एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगी, तो आपको बोलना है माइलिन शीथ के अगेंस्ट बनेगी। क्लियर ना बच्चों? तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा यहां पर देखेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस भी आपके न्यूरॉन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। ये दोनों ही न्यूरॉन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। इसमें आपने देखा कि न्यूरॉन्स के अंदर जो माइलिन शीथ है वो डिग्रेड हो गई है, और इसमें आप देखेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस में ये भी कहीं ना कहीं न्यूरॉन से रिलेटेड डिजीज होती है बच्चों। इसमें एंटीबॉडी किसी दूसरे पार्ट के अगेंस्ट बनेगी। तो देखो अगर मैं सेम यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ करूं, देखो सेम यहाँ पर डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, बाकी चीजें मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा। ये देखो, ये आप देख पा रहे हैं। पहले तो आपको न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर क्लियर होनी चाहिए बच्चों। ये देखो, मैंने बोला इस न्यूरॉन्स के अंदर ये वाला पार्ट जो है ना, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब्स, और इस साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना, ठीक है, इस न्यूरोट्रांसमीटर में भी एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसीएच की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, एसिटाइल कोलिन बच्चों। ये एसिटाइल कोलिन जो है ना, ये एसिटाइल कोलिन ये एक तरह का एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एसिटाइल कोलिन एक तरह का क्या होता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए तो सोचो क्या एक्साइटेशन होगा, क्या आगे इंपल्स का कन्वे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्चुअल में एसिटाइल कोलिन का फंक्शन ये था कि भैया सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, एसिटाइल कोलिन का फंक्शन देखना कि जैसे ही न्यूरॉन्स डेंड्रोन से सिग्नल को रिसीव कर रहा है, फिर वो पर्टिकुलर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है न्यूरॉन्स के अंदर, और वो पोटेंशियल डिफरेंस आपके कहां तक पहुंच रहा है, वो आपके न्यूरो सिनेप्टिक नॉब्स तक वहां पर पहुंच रहा है। और वहां पर पर्टिकुलर एक चैनल ओपन होता है जिसे बोल रहे हैं अपन लाइगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल। तो सॉरी, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल क्या होता है, इसको न्यूरोट्रांसमीटर को फ्यूज करवाता है, और यहाँ पर एक सिनेप्सिस फॉर्म होता है, और सिनेप्सिस के थ्रू क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएगा, और क्लेफ्ट से आगे नेक्स्ट जो न्यूरॉन्स होगा उसके पास में जाएगा, और अगले वाले न्यूरॉन्स को एक्साइटेट करेगा कि भैया नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपको इंपल्स को क्या करना है, कन्वे करना है। लेकिन मानो अगर इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दी तो क्या नेक्स्ट टू नेक्स्ट अब इंपल्स कन्वे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इस केस में तो 100% क्या हो जाएगा, उस पर्सन को पैरालाइसिस हो जाएगा। मान लो अगर पर्टिकुलर मैं बोल रहा हूं कि जो उसकी स्केलेटल मसल्स है, फोर लिम्ब की या फिर हाइंड लिम्ब की, तो उसमें हो सकता है किसी अगर फोर लिम्ब की किसी भी मसल्स का न्यूरॉन्स के अंदर
मसल्स के अंदर भी न्यूरॉन्स होते हैं क्या? मसल्स के अंदर न्यूरॉन्स नहीं होते, लेकिन मसल्स को रेगुलेट करने के लिए न्यूरॉन्स लगे होते हैं। मोटर एंड प्लेट बनती है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है। न्यूरॉन्स उसको स्केलेटल मसल्स को या तो रिलैक्स करवाएंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि वो पर्टिकुलर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर सिग्नल आगे जा ही नहीं रहा है। तो ये एक तरह का डिसऑर्डर है जिसे बोला माइस्थेनिया ग्रेविस। दोनों ही न्यूरॉन से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। तो ये देखो, ये है रूमेटिक आर्थराइटिस, ठीक है। तो इसके बाद में अपन देखने जा रहे हैं रूमेटिक आर्थराइटिस। तो ये भी एक तरह का क्या है, इम्यून डिसफंक्शन है, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आ रहा है। तो इसमें क्या होने वाला है, देखो इसको जल्दी से देखो। इन दिस डिजीज एंटीबॉडी विल फॉर्म अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस डिजीज के अंदर कोई ना कोई एंटीबॉडी फॉर्म होती है और वो अपनी ही बॉडी पार्ट्स के अगेंस्ट फॉर्म हो रही है। ये भी अपन देख पा रहे हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर यही होता है बच्चों, कि जो एंटीबॉडी बन रही है वो अपनी ही किसी न किसी बॉडी पार्ट्स के अगेंस्ट बन रही है। तो मैंने कहा यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनेगी वो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बनेगी। अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो ये देखो आपको पता होगा कि जो बॉन्स है, बॉन्स उसका ये टॉप वाला पार्ट जिसे बोलते हैं एपिफाइसिस, और इसे नीचे की ओर होगा डाइफाइसिस। तो ये देखो यहाँ पर ये आपको बॉन्स दिख रही है। तो मैंने कहा ये जो बॉन्स है ना, ये बॉन्स ऐसे ज्वाइंट रहती है। ये देखो ये ऐसे बॉन्स का मैंने यहाँ पर आर्टिकुलेशन आपको दिखा रहा हूं। तो ये देखो इनके बीच के अंदर क्या होता है, आर्टिकुलेशंस होता है, एक कार्टिलेज होता है, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज। तो यहाँ पर जो आर्टिकुलेशंस होगा उसे बोलते हैं अपन, यहाँ पर ये देखो एक मेम्ब्रेन होगी, ये मेम्ब्रेन है बच्चों, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है फ्लूइड। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और इनके बीच के अंदर हाइलिन कार्टिलेज मिलेगा, इनके बीच के अंदर हाइलिन कार्टिलेज ऐसे मिलेगा, ये देखो। तो इसको बोलते हैं आर्टिकुलेट कार्टिलेज। यहाँ पर आर्टिकुलेट कार्टिलेज होगा, ये इसको मैंने लिखा है आर्टिकुलेट कार्टिलेज। और ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, इस मेम्ब्रेन को बोला है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन, अगर इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है तो बच्चों इसमें हो जाएगा डिग्रेडेशन, यानी कि धीरे धीरे इसमें डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा इसमें क्या होगा, ये जो आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन दिख रही है इसके अगेंस्ट बच्चों देखो एंटीबॉडी बन जा रही है। यहाँ पर ये एंटीबॉडी क्या करने लगेगी, इसको धीरे धीरे डिग्रेड करने लगेगी। ये एंटीबॉडी क्या करेगी, इस साइनोवियल को क्या कर देगी, डिग्रेड कर देगी। तो इसके डिग्रेडेशन से क्या हो जाएगा, इसमें पैनिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, मतलब जो जॉइंट्स है उनके अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह की डिजीज है जिसे बोलते हैं अपन रूमेटिक आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब है कि आपके जॉइंट से, आपकी बोन से रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज होने वाली है इसके अंदर। क्लियर ना बच्चों, ठीक है। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। आपको ये याद रखना है कि एंटीबॉडी विल फॉर्म, बस यही इंपॉर्टेंट यहां पर सेंटेंस है इसका, एंटीबॉडी विल फॉर्म अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो मैंने यहां पर लिख दिया है साइनोवियल मेम्ब्रेन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, आगे है हाशिमोटोज डिजीज, ठीक है। तो ये हाशिमोटोज डिजीज क्या होता है, ये अपन बात करते हैं कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है, उस थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ सेल्स होती है जिसे बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन सेल्स बच्चों। ये थायरोग्लोबुलिन सेल्स जो है एक पर्टिकुलर हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है जिन्हें बोलते हैं अपन थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपकी एंटीबॉडी बनेगी वो कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड्स के अंदर बनने वाली है, एक पर्टिकुलर पार्ट के अगेंस्ट। तो मैंने कहा किसके अगेंस्ट बनने वाली है, तो बच्चों देखो बच्चों इसमें हाशिमोटोज डिजीज के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है वो आपकी थायरोग्लोबुलिन सेल्स के अगेंस्ट बनती है। ये मैंने बोला कि ये आपकी थायराइड ग्लैंड्स का, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, इस थायराइड ग्लैंड्स के अंदर ऐसे ग्लोबुलर सेल्स है, ये देखो ये ग्लोबुलर सेल्स है, इनको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन सेल्स। इसको बोला है थायरोग्लोबुलिन सेल्स। इन थायरोग्लोबुलिन सेल्स के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बन जाती है तो फिर एक कंडीशन क्रिएट होगी जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये देखो एंटीबॉडी है, ये वाई शेप में मैंने यहाँ पर एंटीबॉडी दिखाया। तो अगर एंटीबॉडी थायरोग्लोबुलिन सेल्स के अगेंस्ट बन गई, दैट मींस ये हो जाएगी डीके, मतलब डिग्रेड हो जाएगी। अगर ये डिग्रेड हो जा रही है मतलब थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा। तो इस केस में एक कंडीशन क्रिएट होगी जिसे बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। क्लियर ना बच्चों, इस स्लाइड पे ये दोनों डिजीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें एंटीबॉडी बनती है आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, इसमें बनती है आपकी इन थायरोग्लोबुलिन सेल्स के अंदर। ये थायरोग्लोबुलिन सेल्स कहां मिलेगी, आपकी थायराइड ग्लैंड के अंदर मिलेगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये देखो फिफ्थ डिजीज जो है वो है पर्नीशियस एनीमिया। ये पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है,
ये आपको डाइजेशन में भी समझ में आएगा, जब डाइजेशन अपन पढ़ते हैं तो वहां पर भी अपन परनीसियस एनीमिया को डील करते हैं। तो इसके लिए आपको एक बार गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पता होना चाहिए। देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ मिलेगी, आपको पता है ये स्टमक है आपका, मैंने कहा स्टमक है, और इस स्टमक के अंदर अगर मैं स्टमक की इंटरनल लेयर की बात करूं तो यहाँ पर बच्चों ये देखो ऐसी लाइनिंग होती है, इस म्यूकोसा की ऐसी फोल्डिंग होती है, ये स्टमक की इंटरनल लाइनिंग है। यहाँ पर म्यूकोसा की ऐसी फोल्डिंग होगी, इंटरनल जो लेयर होती है वो म्यूकोसा। तो मैंने कहा ये जो म्यूकोसा की फोल्डिंग है ना बच्चों, इस फोल्डिंग के अंदर ग्लैंड्स होती है। तो मैंने यहाँ पर इस फोल्डिंग को थोड़ा सा जूम करके देखा है, यहाँ पर ये देखो थोड़ा सा जूम करके देखा है, तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। यही वो फोल्डिंग है जिनके अंदर सेल्स मिलेगी, जिसे बोलते हैं अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, या फिर गैस्ट्रिक सेल्स मिलेगी। तो मैंने कहा यहाँ पर अलग अलग टाइप की सेल्स है बच्चों, कुछ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर रही है, कुछ एसीएल सिक्रीट कर रही है, कोई कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट कर रही है, कुछ म्यूकस सिक्रीट कर रही है। तो अलग अलग टाइप की सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है, अगेन देखना, मैंने कहा देखो सबसे टॉप रीजन जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट है जो म्यूकस सिक्रीट करती है, जिन्हें बोलते हैं नेक सेल्स, इनको बोलते हैं नेक सेल बच्चों। ये देखो टॉप रीजन पर कुछ सेल्स है जिसे बोलते हैं नेक सेल्स, ये आप देख पा रहे होंगे नेक सेल्स, ठीक है। ये जो नेक सेल है ना बच्चों, ये क्या करने वाली है, नेक सेल ये म्यूकस सिक्रीट करेगी। तो मैंने यहां पर लिख दिया है म्यूकस सिक्रीशंस। और इसके नीचे की और कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है बच्चों, जो क्या करने वाली है, जिन्हें बोलते हैं पेराइटल सेल्स, या फिर इनका दूसरा नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल्स। ये देखो ग्रीन कलर से आपको कुछ सेल्स दिख रही है इन ग्लैंड्स के अंदर, इन फोल्डिंग के अंदर, जिन्हें बोलते हैं पेराइटल सेल्स, क्लियर ना, या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। और इसके जस्ट नीचे की ओर होती है यहाँ पर जाइमोजन सेल्स, ये देखो जाइमोजन, ठीक है, चलो दूसरे कलर से बना, ये यहाँ पर जाइमोजन सेल्स। तो अलग अलग टाइप की सेल्स इस ग्लैंड्स के अंदर होगी और जो अलग अलग फंक्शन करेगी। तो मैंने कहा देखो म्यूकस सेल्स जो है, ये म्यूकस सेल्स क्या करती है, ये नेक सेल्स जो है वो म्यूकस का सिक्रेशन करेगी, और ये वाली सेल्स है ये क्या करती है, इनको क्या बोला, इनको बोलते हैं अपन पेराइटल सेल, इनको बोलते हैं अपन पेराइटल सेल। ये पेराइटल सेल्स या फिर इसका दूसरा नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल्स, या फिर इसको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है बच्चों। ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स ये एचसीएल्स का सिक्रेशंस करती है। एचसीएल्स प्लस एक फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। बस अब इस कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर की कहानी सुनो। ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, मैंने कहा ये एक फैक्टर है जिसे बोलता है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, सीआईएफ बोला मैंने। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 है, विटामिन B12 है फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। अब ये विटामिन B12 क्या करता है, ये पहुंचेगा, ये विटामिन B12 आपका पहुंचेगा बोन मेरो में। कहां पहुंचेगा, बोन मेरो में। ये बोन मेरो में जाने के बाद में वहां पर करवाता है इरिथ्रोपोइटोसिस, वहां पर क्या करवाएगा, इरिथ्रोपोइटोसिस करवाएगा। इरिथ्रोपोइटोसिस का मीनिंग क्या होता है आपको सभी को पता होगा, इरिथ्रोपोइसिस बोला या फिर पोइटोसिस, यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन, जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पर कुछ ऐसी सेल्स होती है जो लार्ज होती है, जैसे लार्ज, फिर ये धीरे धीरे, ये देखो सबसे पहले जो सेल्स बनेगी इसके अंदर, जिससे अपन बात करते हैं नॉर्मोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, ये लार्ज होती है, और इसके बाद में क्या होगा, ये धीरे धीरे फिर फाइनली लार्ज को बोला इमेच्योर, और ये फिर फाइनली क्या होती है बच्चों, से मैच्योर हो जाती है, ठीक है। तो ये लार्ज होती है और ये क्या होती है, ये स्मॉल सेल्स होती है, मतलब इसके कंपैरिजन में जो मैच्योर सेल्स होती है वो साइज में छोटी होती है, और इमेच्योर सेल्स जो इनिशियल सेल्स होती है आरबीसी की वो लार्ज होती है, और इसमें न्यूक्लियस भी है और सेल ऑर्गेनल्स भी अलग अलग टाइप्स के प्रेजेंट है यहाँ पर। लेकिन मैंने कहा इसको लार्ज से स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी विटामिन B12 की। तो मैंने यहाँ पर लिखा विटामिन B12। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो एक मैच्योर आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मींस अगर विटामिन B12 एब्सेंट है तो सेल्स कैसी रह जाएगी, मैक्रो यानी कि लार्ज। तो एक तरह का एनीमिया हो गया। अगर आरबीसी नहीं बन रही है दैट मींस एक तरह का क्या हो गया, एनीमिया। और इस तरह के एनीमिया को बोलते हैं मैक्रोसिस्टिक एनीमिया, या फिर इसका दूसरा नाम होता है बच्चों परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर आपके विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है एलिमेंट्री कैनाल से, फिर वो विटामिन B12 पर्टिकुलर साइट जिसे बोलते हैं बोन मेरो, वहां पर पहुंचेगा
और बोन मेरो में पहुंचने के बाद में वहां से करवाता है इरिथ्रोपोइटोसिस, यानी कि एक बड़ी सेल्स आरबीसी की जो सबसे पहले बनती है उसको एक मैच्योर सेल्स छोटी सेल्स में कन्वर्ट करने का काम होता है विटामिन बी12। अगर विटामिन बी12 नहीं होगा तो आरबीसी कैसी रह जाएगी, बड़ी की बड़ी रह जाएगी, जिसे बोलते हैं मैक्रोसिस्टिक एनीमिया। क्लियर ना बच्चों, इसीलिए बोलते हैं इसको मैक्रोसिस्टिक एनीमिया या फिर पर्निसिस एनीमिया। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट ये देखो नीचे क्यों लिखा हुआ है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपको पता होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप पढ़ने वाले हैं तब आप देखेंगे कि जो आपका पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज को अपन ने हिट्रोक्राइन ग्लैंड बोला बच्चों, क्योंकि वहां पर कुछ सेल्स हार्मोन सिक्रीट कर रही है और कुछ सेल्स जो है वो एंजाइम सिक्रीट कर रही है। जो सेल्स हार्मोन सिक्रीट कर रही है उन्हें बोलते हैं अपन अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, अलग अलग टाइप की सेल्स वहां पर है। ठीक है, अल्फा सेल्स क्या करती है, बीटा सेल्स क्या करती है, तो आपकी अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागोन का सिक्रेशन कर रही है, बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन का सिक्रेशन कर रही है। ठीक है, फिर डेल्टा सेल्स जो है वो सोमेटोस्टेटिन एक हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन करती है। तो मैंने कहा इन सेल्स के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बन जाएगी तो पर्टिकुलर हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, जो आपकी बीटा सेल्स होती है बच्चों, ये इंसुलिन का फॉर्मेशन करती है और बीटा सेल्स के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बन जाएगी तो इससे इंसुलिन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से हो जाएगी डायबिटीज, और उसको बोला इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर ना। ये देखो इम्यून डेफिशिएंसी क्या होता है, थर्ड टाइप का डिसफंक्शन है इम्यून डेफिशिएंसी। जब आपका इम्यून सिस्टम ही क्या हो जाए, वीक हो जाए, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, तब क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैंने कहा कब वीक हो सकता है, तो देखो एड्स के केस में वीक हो सकता है या फिर एससीआईडी के केस में वीक हो सकता है। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर ना, ये इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, इस डिसऑर्डर में आपका इम्यून जो सिस्टम है वो कैसा हो जाता है, उसमें डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। और इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये देखो यहां पर अपन बात करें, दिस डिसऑर्डर इज टाइप ऑफ इम्यून डेफिशिएंसी, और यहां पर ये देखो ये लिखा हुआ है डिक्रीज फ्रॉम, यहां पर टी हेल्पर सेल के लिए लिखा हुआ है, स्किप हो गया यहां पर, ये देखो टी हेल्पर सेल्स डिक्रीज फ्रॉम 900 into 10 की पावर 6 पर लीटर टू 200 into 10 की पावर 6 लीटर। यानी कि मैं इससे आगे आपको एड्स पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, वहां पर आपको समझ में आएगा कि एड्स में एक्चुअल में होता क्या है, कैसे टी हेल्पर सेल्स की नंबर कम हो जाती है। अभी आपको इतना समझ में आना चाहिए, इतना समझना है कि एड्स जो है वो एक तरह का इम्यून डेफिशिएंसी या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आपके इम्यून सिस्टम को वीक करने वाला एक तरह का सिंड्रोम है। डिजीज नहीं बोल रहे, यहाँ पर सिम्टम्स नहीं होते, यहाँ पर सिंड्रोम होता है। तो एड्स एक तरह की ऐसी बीमारी है जिससे आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, और इसमें टी हेल्पर सेल्स की नंबर कम हो जाती है। क्लियर ना, डिटेल में इसको अपन आगे पढ़ने वाले आगे वाले लेक्चर में। ठीक है, फिर दूसरी डिजीज देखो यहाँ पर एससीआईडी, जिसे बोलते हैं सर्व कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। इसमें बच्चों क्या होता है, ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यानी कि एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स जिसके ऊपर एक जीन है जिसे बोलते हैं अपन एडीए जीन। ये एडीए जीन जो है वो एक पर्टिकुलर एंजाइम बनाती है। ठीक है, यानी कि ये जीन है, मतलब ये सेगमेंट ऑफ डीएनए, फिर इससे बनना है, ये क्या बना है इससे, ये एमआरएनए बना है इससे, और इस एमआरएनए से क्या बनने वाला है, एक पर्टिकुलर एंजाइम बनने वाला है। एमआरएनए से बना एक पर्टिकुलर एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये हेल्प करता है मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। ये एंजाइम लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लिम्फोसाइट फॉर्मेशन में। तो मैंने कहा अगर लिम्फोसाइट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है कौन सा जीन, यहाँ पर कौन सा एंजाइम, एडीए एंजाइम। ठीक है, एडीए एंजाइम क्या कर रहा है यहाँ पर, एडिनोसिन डीअमीनेज इसकी फुल फॉर्म है, एडिनोसिन डीअमीनेज इसकी फुल फॉर्म है बच्चों। ये लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर ये एडीए जीन नहीं बनेगा तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, ये एंजाइम नहीं बनेगा तो लिम्फोसाइट नहीं बनेगी। और आपको पता है लिम्फोसाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया यहाँ पर, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। आपको ये भी पता होगा कि लिम्फोसाइट है ना, ये दोनों आपके एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम बनाती है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम बनाती है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम लिम्फोसाइट बनाती है। तो मैंने कहा अगर ये लिम्फोसाइट बनेगी तो ये नहीं बनेगी अगर लिम्फोसाइट, तो आपका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम भी क्या नहीं होगा, बूस्ट नहीं होगा या फिर उसका मैच्योरेशन नहीं होगा। तो ये एक तरह का एससीआईडी क्या है, ये एक तरह का ऐसा डिसऑर्डर है जो जेनेटिक है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में एक जीन होती है जिसे बोलते हैं एडीए जीन। इसके अंदर म्यूटेशन होने की वजह से एक तरह का सिंड्रोम हो जाएगा, सिंड्रोम ही बोलेंगे क्योंकि पर्टिकुलर आपका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम ही डाउन हो गया। तो अब यहाँ पर मल्टीपल डिजीज आपको होने वाली है, छोटी मोटी डिजीज भी आपको इफेक्ट कर देगी उस टाइम पर। ठीक है,
एड्स या फिर SCID होगा, उसको आम बीमारी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम क्या हो चुका है बच्चों, डाउन हो चुका है। क्लियर ना? ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है ना, तो आप अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करिए और आने वाले वीडियो तक बने रहिए। अपने चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक यू बच्चों।